नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आज दरअसल आपका खास कार्यक्रम व्यक्तित्व लेके फिर आपके समक्ष आया हूँ। दरअसल आज जिनसे हम बात करेंगे वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। यानी अगर बात करूं तो 4 बार लोकसभा का सांसद, 5 बार हरियाणा विधानसभा के विधायक और 2 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और आज विपक्ष के नेता, यानी बात कर रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। हुड्डा साहब नमस्कार। नमस्कार। हुड्डा साहब, बचपन से ही आपका परिवार और फिर राजनीतिक सफ़र, मुख्यमंत्री बने, लगातार 10 साल आपने हरियाणा की जनता की सेवा करी, आज विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। किस तरीके का सफ़र देखा है आपने? विपक्ष की भूमिका आज तो निभा रहा हूँ, मैं पहले भी निभा चुका जी। विपक्ष का नेता, पहले भी 2 दफ़ा रह चुका मैं। और जो देखा है, जो मौजूदा सरकार है वो नॉन परफॉर्मिंग सरकार है और जो लोगों के मुद्दे हैं वो हम जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन इस सरकार पे कोई असर नहीं होता। हुड्डा साहब, आपकी राजनीतिक सफ़र की बात थोड़ा सा जनता जानना चाहेगी। मुख्यमंत्री बने आपने तमाम जनता के लिए जो फैसले थे वो आपने सही तरीके से लागू करवाए, जनता ने दोबारा आपको चुना। कांग्रेस 2014 में सत्ता से बाहर हो गई, उसके बाद लगातार विपक्ष की भूमिका में आप रहे हैं और आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तरह तरह की यात्राएं भी हो रही है, सरकार को घेरने की प्रयास भी कर रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं थी कि हुड्डा साहब ने जनता के लिए किया और ये सरकार उसको हटा के, और जो इस सरकार की फैसले है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए नकारात्मक साबित हो रही है? कोई जनहित का तो कोई फैसला लिया ही नहीं इसने सरकार ने, और यही कारण है हर वर्ग जो है इस सरकार से विमुख है। ना कोई नई परियोजना लेके आए। जैसे हमारी सरकार बनी उससे पहले बिजली बड़ी भारी समस्या थी, तो 4 थर्मल प्लांट, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने लगाए। इन्होंने 1 यूनिट बिजली बढ़ाने का काम नहीं किया। अब गर्मी आ रही है तो 10 रुपये यूनिट बिजली खरीद रहे हैं। अपना जो लोड फैक्टर पूरा नहीं कर रहे हैं, अपना जो क्षमता है उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ये। तो इस प्रकार से जो आपका जैसा शिक्षा था, शिक्षा में जो संस्थाएं बनी हमारा शुरू से लेकर आखिर तक, इन्होंने कोई बड़ी वो नहीं लेके आए ये। इस प्रकार से सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग है। ये तो डबल पी सरकार है, डबल पी, पोर्टल और पुलिस, और कोई काम नहीं का। पोर्टल और पुलिस, जब किसान कोई अपनी मांग आवाज उठाता है, बात करता है, तो उसके ऊपर लाठी चार्ज कर दे, नहीं पोर्टल लगा दे, हर चीज़ पे पोर्टल, जिसका कोई मायने नहीं, जो जनहित में नहीं वो पोर्टल। किसान परेशान, चाहे वो आपका परिवार पहचान पत्र हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे मेरा फसल मेरा ब्यौरा हो, इस किस्म के पोर्टल चला रखे। हाँ, पोर्टल चलाओ आप, डिजिटाइजेशन अच्छी है, उससे सुविधा देने का काम करो, लेकिन उनका ऐसे पोर्टल में चला जो सरकार लोगों को परेशानी दे। सरकार के 4 साल लगभग पूरा होने वाला है, गठबंधन की मैं बात करता हूँ। किस तरीके से आप इस 4 साल को, गठबंधन की सरकार को देखते हैं? क्योंकि चुनाव तो दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ी थी, उसके बाद गठबंधन हुआ और गठबंधन का लगातार आप लोग विरोध भी कर रहे हैं कि ये गठबंधन जो है वो सही मायने में गठबंधन नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? ये जब तो जो हमने जब सरकार छोड़ी 2014 में जी। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में, कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 था, वो आज प्रदेश नंबर 1 किस चीज़ में है? बेरोजगारी में, अपराध में, मतलब ऊपर टॉप में है, महंगाई में और भ्रष्टाचार में। और नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। कोई भी एक भी ऐसा जनहित का फैसला नहीं किया जो हम कह सकें इन्होंने जनहित का कार्य किया है। नॉन परफॉर्मिंग सरकार, क्योंकि गठबंधन जो है कोई नीतियों के आधार पे नहीं है, ये तो स्वार्थ का गठबंधन है, स्वार्थ सिद्ध करने का है। जनहित का गठबंधन नहीं है। कोई नीतियाँ तो आती, एक कहता था हम 75 पार करेंगे, एक कहता था इनको यमुना पार करो। चुनाव के बाद दोनों यार बन गए। कोई नीतियों का तो कोई नहीं। अभी हाल फिलहाल में दोनों नेताएं जो है, बीजेपी का सुर अलग दिख रहा है और जेजेपी का सुर अलग दिख रहा है। इनके प्रभारी भी कह रहे हैं कि जो गठबंधन तो
हमारे पास तो निर्दलीय विधायक से भी हमारी सरकार चलती है। अब आप जो साल बचा हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैंने कहा ना, ये स्वार्थ का गठबंधन था। अब ये तो जो है कोई मायने नहीं है। जो काम जो हरियाणा अपने स्थान से फिसल चुका है, हरियाणा जो प्रगति कर रहा था वो आज पिछड़ चुका है। तो अब ये हरियाणा को बिल्कुल पिछाड़ के गठबंधन रहे ना रहे ये बेमायने हुए। तो अब अपने अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। पोर्टल की बात आप लगातार करते रहते हैं कि ये पोर्टल की सरकार, इस सरकार को पोर्टल की सरकार कहते हैं। क्या सारे पोर्टल बेकार है? अगर ऐसा है तो ऑनलाइन सिस्टम का क्या फ़ायदा है? क्योंकि डिजिटल इंडिया की जो बात ये सरकार कर रही है, सबसे पहले राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए थे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लेके आए थे। तो अब जब सरकार कह रही है कि जो राजीव गांधी कंप्यूटर लेके थे, हम पूरे सिस्टम को ऑनलाइन करना चाहते हैं, लेकिन आप लगातार विधानसभा में भी और बाहर भी कहते हैं कि ये पोर्टल की सरकार है, सब कुछ पोर्टल पे डाल देती है। आप कैसे देखते हैं? देखो, डिजिटाइजेशन के खिलाफ नहीं हम जी। वो तो हमने शुरू किया था। मतलब बिजली का बिल है, ऑनलाइन हमने शुरू किया ताकि दोनों को ऑप्शन दीजिए। भाई कोई ऑनलाइन बनना चाहे ऑनलाइन भर ले, कोई खुद जाके भरना चाहे खुद भर ले। लेकिन पोर्टल या डिजिटाइजेशन हो जो जन सुविधा के लिए हो, जो कंप्यूटर का जन सुविधा के लिए हो, उनको परेशानी देने के लिए नहीं है। अब मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, ये पोर्टल चला दिया। अब किसान की फसल आ गई, निकल गई, वो तैयार है मंडी में ले जाने के लिए। बारिश ऊपर से बादल गरज रहे हैं, उसको खतरा है बारिश आ गई तो तेरी फसल खराब हो जाएगी, लेकिन वो पोर्टल पे बैठा है, इंतजार करेगा कब उसका मंडी में नंबर आएगा। इतने में वो नंबर आएगा, इतने बारिश आ जाएगी। बेमायने यही किसान थे ना, यही मंडियाँ थी। अपना दाने निकले और सीधा किसान मंडी में ले जाता था, बिक जाता था, उचित भाव मिलता था, ना एमएसपी मिलता। इसी प्रकार से मेरा ये परिवार पहचान पत्र जो है, ये अब बाद में कहेंगे तो पोर्टल की गलती रहेगी। अब ऐसे ऐसे आप रोज उभर के आ रहे हैं। 10 लाख जो है राशन कार्ड काट दिए इन्होंने, 5 लाख पेंशन कार्ड दी बुजुर्गों की। ये पोर्टल की उससे ना, अब क्या पोर्टल की गलती, अब रोज रोज सुधारते हैं, नहीं इतने फिर से हमने चालू कर दिए, इतने फिर ऐसा काम क्यों करते हो भाई? परमानेंट परेशान। ये जो परिवार पहचान पत्र जो है वो परमानेंट परेशानी पत्र है। सरकार कहती है कि आपके बात को लेकर सरकार कहती है कि हुड्डा साहब कहते हैं कि हमने अपने समय में नौकरियां दी, ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है। जबकि हुड्डा साहब ने 10 साल में 60 से 65 हज़ार नौकरी दी है और हमने लगभग 9 साल में 1 लाख से ऊपर ज़्यादा नौकरी दी है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो गलत। मैंने खुद मुख्यमंत्री का बयान हुआ, एक जगह उन्होंने कहा 85,000 नौकरी दी, अब 60,000। मैं हट गया, ये छोड़ो, कौन सी नौकरी गिन रहे हैं? ये वो नौकरियां गिन जो सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन ने और जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है उनसे लगी हैं, वो नौकरियां गिन रहे हैं। वो आप नहीं गिनो ना, वो नौकरियां नहीं गिन रहे। हमारे समय में तो बिजली बोर्ड अलग करता था रिक्रूटमेंट, पुलिस अलग करता था, और एक कलम से 11,000 मैंने सफाई कर्मचारी हमने लगाए, वो अलग हैं। ग्रुप डी की जो है वो अलग भर्तियाँ थी। ये सब वो नहीं गिन रहे हैं। उसमें हम बहुत आगे हैं। ये तो जब आप तो, मैं तो नहीं कह रहा ना, ये सीएमआई की रिपोर्ट लगाओ, किसी की लगाओ, बेरोजगारी में हरियाणा आज पूरे देश में नंबर 1 है। मुख्यमंत्री, जब भी सीएमआई का डाटा आता है, हरियाणा टॉप पे रहता है बेरोजगारी पे। आप भी पीसी करते हैं, आप भी कहते हैं कि जो हरियाणा की हालत क्या हो चुकी है, लेकिन साथ के साथ मुख्यमंत्री जवाब ये देते हैं कि ये सीएमआई का डाटा तो हुड्डा साहब का पत्रिका है। तो वो पत्रिका गुजरात में क्यों नहीं करते? गुजरात गवर्नमेंट तो बाकायदा एडवर्टीजमेंट करती है, सीएमआई में ये हमारा वो है। और जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है ना जी, उनका देखो आप एडवर्टीजमेंट, वो सीएमआई के रिपोर्ट पे आधार पे कहते हैं हम इतने इतने हम इस स्थान पे खड़े हैं। और भाई प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पानीपत में 6 कोर्ट में 6 चपरासियों की जगह निकली, 10,000 से ज्यादा आदमियों ने वहां अप्लाई किया। कौन थे वो? एमए, पीएचडी, बीएड, इन्होंने अप्लाई किया। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण, इससे ज्यादा क्या इनको चाहिए? वो सबूत चाहिए भाई। भ्रष्टाचार को लेके आप क्या कहेंगे सरकार के ऊपर? भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं ला चुके। कोई काम जो है ना, तो मैंने कहा ना, ये पुलिस और पोर्टल भ्रष्टाचारी हो रहा है और क्या है।
कोई काम नहीं होता। आप देखिए नौकरियां जो हैं, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है, ऐसे नौकरियां बिकी हरियाणा में। और एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। घोटाले की एसआईटी बैठती है लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं या उनके विभाग के मंत्री जो है वो कहते हैं कि जो इससे पहले की जो सरकार थी यानी हुड्डा साहब की जो सरकार थी उसमें खर्ची पर्ची चलती थी, और आज हमारी सरकार में हमने बिल्कुल एजुकेशन के आधार पे, मेरिट के आधार पे नौकरी दिया है, कहीं पे कोई भ्रष्टाचार है ही। कमाल करे, एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। ये तो अटैचियां चलती हैं भाई। हमारे यहाँ तो एक भी बताओ आज तक कितने कैंसिल, कितनी भर्तियां कैंसिल हो चुकी हैं। ये सब भ्रष्टाचार का तो नमूना है। पेपर लीक। अब एक और तरीका ढूंढ लिया इन्होंने, क्या पिछली उसके इम्तिहान में जो हो एचसीएस के इम्तिहान में वो 38 सवाल फिर से वही सेम रिपीट कर दी। उससे क्या हुआ, उससे जिससे जिससे 60-60 हो गई उसको तो बता दिया 38 सवाल ये है। वो क्वालिफाइंग एग्जाम था, तो मेरिट की नहीं थी। लगातार अभी विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आपने चलाया, अभी भी और भी बकाया है जो आप चलाओगे आगे। आपने एक बात कही कि हमारी सरकार अगर आती है तो 6,000 रुपये बुजुर्गों का पेंशन करेंगे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि जब हुड्डा साहब छोड़ के गए थे तो उस टाइम 1,000 रुपये पेंशन था, आज हमने 3,000 किया है। तो अब ये कहीं न कहीं चुनावी बात ऐसा है। 2000 में जब हमने शुरू किया उस टाइम 100 रुपये पेंशन थी, 1500 पे छोड़ के गए हम। मतलब पहली दफा 200 रुपये फैसला कर गए थे वो, पिछली सरकार 100 से 200, लेकिन दिए हमने तो 7 गुना बढ़ा दी ना। इनने कितनी बढ़ाई, 1,500 हम छोड़ के गए। अभी दो 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 गुना में नहीं बढ़ाई इन्होंने। किस बात का ये कर रहे हैं भाई। प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, जनसंवाद, उधर मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम भी कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा भी चल रही है, इन पे आप क्या कह सकते? तो उनका काम है। देखो प्रजातंत्र है, सबको अपने बात कहने का अधिकार है। हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है, और हमारे जो जगह जगह जो जन समस्याएं हैं उनको उठाने का हम कार्य कर रहे हैं। लोगों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल लोग मन बना चुके हैं। 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर बात करें 2024 में तो अभय सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, अभय चौटाला, जबकि आप कह रहे हैं कि हम अकेले सक्षम हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? वो उनका कहना है, मेरा अपना कहना है। हम सक्षम है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक तो किसी के साथ किया नहीं, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है। हुड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी एक आरोप लगातार कांग्रेस पे लगाती आ रही है, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे उनके मंत्री हैं, संगठन को लेके कहीं न कहीं दिक्कत चल रही है कांग्रेस में, संगठन नहीं बन पा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, विधानसभा भी चुनाव भी नज़दीक है, संगठन बनने में इतनी देरी क्यों है? ऐसा है, अभी पीछे चुनाव हुए थे, पीसीसी के मेंबर चुन लिए गए, एआईसीसी के मेंबर चुन लिए गए, ब्लॉक के प्रधान का वो हो गया। अब जल्दी संगठन बन जाएगा हमें लगता है। इसमें 2014 से 2023 तक की बात करें, कुमारी शैलजा भी अध्यक्ष रही है, अशोक तंवर भी अध्यक्ष है, आज उदयभान जी अध्यक्ष है। सभी अध्यक्षों में सबसे ज्यादा परिपक्व आप किनको मानते हैं जो कि कांग्रेस को एक साथ लेके चलने में आगे बढ़ रहे हैं? तो सबने अपने समय पे जो उनसे बन पाया किया उसका। एक मुद्दा आज के डेट में खिलाड़ी को लेके है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार अभियान छेड़ रखी है, चला रही है, और कहती है कि हमने बेटियों को बहुत मजबूत किया है। दूसरी तरफ खिलाड़ी जो है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लंबे विरोध के बाद खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया गया कि अब क्या लगता है, कोई हल निकलेगा या जो उनके अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण, उनकी गिरफ्तारी होगी? आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना एक ही है, उन जो पहलवान बेटियां हैं हमारी को न्याय मिलना चाहिए। बड़े गंभीर आरोप हैं, कोई आसान काम नहीं है। जिन खिलाड़ियों को स्टेडियम में होना चाहिए था, जी, आगे वर्ल्ड में जिन मेडल लेके आए, जिन्होंने आगे जाना था, वो मजबूर क्यों हुए धरने पे बैठने के लिए? और यहाँ तक मजबूर हो गए, गंगा में मेडल बहाने चले गए। वहाँ भी उस टाइम मैंने अपील की, भाई ऐसा काम ना करो, किसी की मेहरबानी से मेडल नहीं मिले हैं, ये उनकी खिलाड़ियों की मेहनत से मेडल मिले हैं।
और वो मजबूर क्यों है? हाँ, अब ये है, उनसे बातचीत हुई है, अगर उनको न्याय मिलता है तो मैं स्वागत करूंगा। न्याय मिलना चाहिए, मेरा एक ही बात है। और सारे, मैंने तो सब सारे राजनीतिक दलों से भी सारे संगठनों से भी ये अपील की थी, भाई दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इनको न्याय दिलवाने का काम करो, इनका समर्थन करो। कांग्रेस एआईसीसी की बात करता हूं कि उनके अध्यक्ष जब मल्लिकार्जुन खड़गे को कमान मिलने के बाद कर्नाटक चुनाव जीता है उन्होंने, उनके कार्यकाल में कांग्रेस और कितना मजबूत होगी? क्योंकि इसी साल 2023 में छत्तीसगढ़ भी चुनाव है, मध्य प्रदेश भी चुनाव है। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस को? छत्तीसगढ़ में भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश में भी जीतेंगे, राजस्थान में भी सरकार में। तो अब कैसे देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा किया, क्या उसका कुछ फर्क दिख रहा है जमीन के ऊपर? हाँ, जब है, मैं बता रहा हूँ, जनसंपर्क बड़ा है और लोगों को भी महसूस हुआ है ये कि जो कांग्रेस की ओर ही देख रहे हैं लोग, ऑल्टरनेटिव जो है केवल कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे हैं। केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री को किस रूप में देखना चाहते हैं? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए, तो लोग फैसला करेंगे, लोग फैसला करेंगे, सांसद चुन के आएंगे, कौन सी पार्टी के आएंगे, जो बहुमत का होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पिछली बार 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 75 पार। आपके घर पे मेरा ऐसे ही एक इंटरव्यू हुआ था 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान और आपसे बात हुई थी। कहाँ चूक रहेगी? क्योंकि कांग्रेस ने, लोगों ने मन बना लिया था कि कांग्रेस को वोट देना है। कहाँ चूक रहेगी? हुड्डा साहब की चूक रहेगी या कहाँ चूक रहेगी जो 31 पे जाने के बाद कांग्रेस रुके? नहीं, चूक कोई नहीं, लेकिन जो लगता था जिस हिसाब से, इतनी उम्मीद नहीं थी लोगों को। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2019 में 75 था, अब की बार 75 पार। अब वो कह रहे हैं कि अब की बार फिर मनोहर सरकार। कांग्रेस का क्या नारा रहेगा? कांग्रेस की सरकार। अंबाला लोकसभा का चुनाव होना है, कांग्रेस किस पर दाव लगाएगी? पिछले चेहरे के साथ मैदान में होगी या कोई नया चेहरा आएगा? वो तो कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी, जिसको भी टिकट मिलेगी वो हमारा उम्मीदवार जीतेगा। लगातार आप एक मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाते रहे कि हरियाणा सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर कर्ज बढ़ाने का काम कर रही है, कर्ज लेके सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने अपने जो एक बैलेंस शीट होती है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, उसके मुताबिक ही हमने कर्जा लिया है, कोई फालतू कर्जा नहीं लिया और विकास में ऐसे चीज़ें होती है। आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के और उस टाइम हरियाणा जो था वो नंबर 1 था। आपने एक नारा दिया था कि हरियाणा नंबर 1 था ही। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, वो तो उस टाइम की आप देखो, सारी जो सर्वे हैं, स्टडीज हैं जी, जो वो आपका प्लानिंग कमीशन है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था ही। तो आज की स्थिति में वो कहते हैं कि विपक्ष के नेता तो वैसे ही कह देते हैं कि भाई हमने कर्जा इतना लिया, लेकिन हमारे पर तो कोई कर्जा ही नहीं है। 4 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा है उनका, कर्जा और देनदारी। मैं तो इसी वास्ते बार बार कह चुका, भाई अगर नहीं है तो व्हाइट पेपर इशू कर दो। जी, क्यों नहीं करते भाई व्हाइट पेपर इशू? ये जहाँ पे रोजगार की बात करते हो, IMT फरीदाबाद हमने बनाया, मानेसर को हमने एक्सटेंड किया, रोहतक हमने बनाया, खरगोदा हमने बनाया, शाह में इंडस्ट्रियल एरिया हमने लगाया। इनने कौन सा IMT बनाया? ये बताइए, कौन सा इंस्टीट्यूट लेके आए, कौन से रेलवे लाइन लाए, कौन सी मेट्रो की 1 इंच बढ़ाई? 9 साल हो गए, छोटा काम कर रहे हैं। कौन सा विकास किया है? हुड्डा साहब, जिस प्रकार से अभी आपने बताया, आपने तो हरियाणा के एक एक कोने में, एक एक जिला में विकास किया। हाँ? लेकिन ये तो इनका आरोप ये रहता है कि भाई हमारा नारा तो ये है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, बताओ तो सबका साथ सबका विकास। लेकिन हुड्डा नहीं साहब ने है, सबका साथ सबका विनाश, ये है इनका नारे का सारांश। ये है सबका एक साथ विनाश, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, सबका, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे और कोई हो। आप देखिए, किसी वर्ग में आप देखो, हर जगह क्या है, यही सुनते अब लाठीचार्ज हो गया, जैसे मैंने कहा जी, है, ये तो पुलिस राज हो गया।
लाठीचार्ज अभी वहाँ शाहबाद में कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ किस बात के लिए? किसान अपने अधिकार के लिए मांग रहे थे, एमएसपी मांग रहे थे ना सनफ्लावर की, सरकार ने अनाउंस की हुई है ना, जी बिल्कुल। उनने तो नहीं कराया, वो भी देने की तैयार नहीं, उसमें भावंतर लगा रहे हैं। उसमें भावंतर का क्या मतलब भाई? अब कल उनका बयान आ रहा था कि एमएसपी इतनी फसलों की हमने बढ़ा दी है, इतना वो कर दिया, मेरे पास रिकॉर्ड है, क्या एमएसपी बढ़ाई नहीं, मैं ये इसी वास्ते आपके लिए लेके आया हूँ। जी बिल्कुल। देखिए 6 साल जो पहले आईएनडी बीजेपी यहाँ सरकार रही, जी उस टाइम धान पे एमएसपी जो है इन्होंने पूरे पीरियड में 14% बढ़ाई। इसका मतलब हर साल 2.3% उसमें एमएसपी में इजाफा हुआ बिल्कुल। है जी। और बीजेपी जेजेपी सरकार जो अब है 9 साल से, जी इनने बढ़ाई 54.1% 9 साल में, और 1 साल का हुआ 6% इजाफा ठीक है। धान के उसमें। और हमारे साल में 10 साल 2005 से 2014 तक कितना था, हमने बढ़ाई 143% और हर साल 14.0% का इजाफा किया। इसी ने हर फसल की है, हर फसल की। आप जब कहोगे मैं सारी आपको बता दूंगा। बड़ा सब मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि उस टाइम किसानों की हालत बहुत खराब थी, हमने तो 2022 में जो हमारा किसान की आय दोगुनी करने का लक्ष्य था, हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अरे मैं बता, ये तो रिकॉर्ड की बात है जी हर फसल का। इन्होंने आमदनी तो दुगनी नहीं करी, जी लागत दुगनी कर दी। हमारे समय में ना तो खाद पर टैक्स था हरियाणा में, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पे टैक्स था। अब हर पे टैक्स लगा, और डीजल पे वेट 9% के करीब था, ये 18% लगा दिया। किसान को जितना रॉ मटेरियल है लागत तो दुगनी से ज्यादा कर दी, आमदनी मैंने आपको दिखा दी। सब एक और मुद्दा आज के डेट में बहुत छाया हुआ है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस की मुद्दा है। जब आपने कहा कि पहली पेंशन से सरकार बनेगी तो ओपीएस लागू करेंगे, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल की सरकार कहती है कि दरअसल ओपीएस जो है वो तो हुड्डा साहब ने बंद किया, और आज विपक्ष में है तो लोगों को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कहते हैं कि ऐसा जो है, ये ओपीएस लागू। ओपीएस की जो बात कर रहे हो, जो जी नई पेंशन स्कीम है, जी ये अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम लागू किया था, ठीक है। और स्टेटों ने अडॉप्ट किया। बीजेपी सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने भी अडॉप्ट किया, हमने भी किया। लेकिन तजर्बा क्या हुआ उसी टाइम हम समझ गए, तो 14 में कहना शुरू कर दिया था कि वो तजर्बा ठीक नहीं है, वो कर्मचारी के हित में नहीं है। इसी वास्ते हिमाचल में हमारी सरकार बनी, जी लागू कर दिया, वहाँ छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया, जहाँ पे भी हमारी राजस्थान में भी लागू हो गया। राजस्थान में भी लागू हो गया, अब कर्नाटक में भी लागू करेंगे, हरियाणा में भी जब हम कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में हम करेंगे। एक मुद्दा और, क्योंकि जब मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, जी एक मुद्दा और भी था, जब मैंने कुछ लोगों से बात की कि हुड्डा साहब के साथ आज मेरा इंटरव्यू है, तो नारायणगढ़ से कुछ लोगों का फ़ोन आया कि नारायणगढ़ का जिला बनाने का मुद्दा बहुत दिन से है, क्योंकि नारायणगढ़ हरियाणा की सबसे पुरानी तहसील है। तो आप जरा हुड्डा साहब से ज़रूर पूछेगा कि हुड्डा साहब की जब सरकार आएगी तो क्या नारायणगढ़ जिला बन पाएगा या नहीं। देखिए, वो तो एक कमेटी बनती है, वो असेस करती है, मैं अभी ऐसी बात नहीं कहता हूँ। एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, इससे पहले जब भी चुनाव होता था तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आईएनएलडी होती थी, अब जेजेपी भी आ गई है, एक इसके साथ एक नई पार्टी भी का भी आगमन हुआ है, आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में पहले सरकार जिनकी बनी, आज आपके अगर बात को पड़ोस में तो पंजाब में भी सरकार है, और कल उनकी तिरंगा यात्रा भी जिंद में हुई। वो कहते हैं कि बीजेपी वाले भी भ्रष्टाचारी करते हैं और कांग्रेस वाले भी करते हैं। आज तक जब से हरियाणा बना है तब से हरियाणा का विकास ही नहीं हुआ है। आप कैसे देखते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कितना डेंट दे पाएगी, क्योंकि जहां भी अगर नुकसान अगर कर रही है तो वो कांग्रेस का नुकसान कर रही है। हरियाणा का विकास जी 2014 में तो रिकॉर्ड उठा के देख लें, पर जो मैंने आपको बताया है, और विकास क्या होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आज है, आज कह सकते हो
कि हरियाणा में ये परिस्थिति हो गई है कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल पे बैठे रहते हो। वो तो आज की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो तो अभी उन्होंने देख लिया। आदमपुर बाई इलेक्शन हुआ था अभी, वहाँ अपना नुमाइंदा खड़ा किया था, उसकी कितनी वोट आई? 3000 भी क्रॉस नहीं करे। क्या परसेंट? आप तो यहाँ तो देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में तो मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बीच में और कोई पार्टी का। कांग्रेस कहाँ स्टैंड? चाहे इनेलो हो, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं तो अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा साहब। धन्यवाद। दरअसल आज के व्यक्तित्व कार्यक्रम में हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। हुड्डा साहब ने कहा कि ये सरकार जिस आंकड़े की बात कर रही है, रोजगार देने की बात कर रही है, अगर डिपार्टमेंट वाइज अगर मैं 2005 से 2014 की अगर बात करूं तो शायद गिनती बहुत भारी अंकों में चली जाएगी, क्योंकि ये लोग जो 60-65 हज़ार की बात करते हैं ये पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन हुड्डा साहब ने अलग अलग डिपार्टमेंट में अनेकों प्रकार से बहुत सारी नौकरियां दी है, ये इनका कहना है। वहीं पर बेरोजगारी की बात पे इन्होंने कहा कि जिस सीएमआई डाटा की बात ये करते हैं उस सीएमआई डाटा को अपने उत्तर प्रदेश में और गुजरात में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां की एडवर्टाइजमेंट को भी देख लें। क्या एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस डाटे को सही मानेगी और दूसरे स्टेट की सरकार उसको गलत कैसे मान सकती है? तो कहीं ना कहीं आज जो राजनीति का जो समीकरण बैठ रहा है, जो राजनीति की हालात है, उसमें हुड्डा साहब का कहना है कि हरियाणा की जनता ने पूरा मन बना चुका है कि अगली सरकार कांग्रेस की होगी, लेकिन जनता जनार्दन होता है। ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि आखिरकार हरियाणा की जनता का आशीर्वाद किस पार्टी को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।